हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर के एक विषय फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री का 4 से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक होने वाला को एंजाइम, जिसे हिंदी में कहेंगे स एंजाइम। तो स एंजाइम की परिभाषा किसे कहते हैं? स एंजाइम, इसको देखेंगे। एंजाइम के प्रोटीन अंश से जुड़ने वाली, जो एंजाइम होता है दोस्तों, उसके प्रोटीन अंश से जुड़ने वाली प्रोटीनहीन भाग दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि एंजाइम के प्रोटीन अंश से जुड़ने वाली जो प्रोटीनहीन भाग है, यदि कार्बनिक प्रकृति का है और प्रोटीन अम्ल से शिथिलता से जुड़ा है और ताप द्वारा नष्ट भी हो जाता है, तो को एंजाइम कहलाता है। तो इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि एंजाइम के प्रोटीन अंश से जुड़ने वाली प्रोटीनहीन भाग यदि कार्बनिक प्रकृति का है, प्रोटीन अम्ल से शिथिलता से जुड़ा भी है और ताप द्वारा नष्ट हो जाता है, तो इसे कोएंजाइम कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को कोएंजाइम आया होगा समझ में। आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों ओलिगोसेकेराइड। अभी हम लोगों ने कोएंजाइम देखा, अब देखना है ओलिगोसेकेराइड। इसके अंतर्गत वे कार्बोहाइड्रेट आते हैं जो निश्चित संख्या, मतलब जो निश्चित रूप से मोनोसेक्राइड के अणुओं से निश्चित जल के अणु के निकलने से बने होते हैं। तो दोस्तों जो ओलिगोसेक्राइड होता है उसके अंतर्गत वे कार्बोहाइड्रेट आते हैं जो निश्चित मोनोसेक्राइड, मतलब निश्चित संख्या में मोनोसेक्राइड और अणुओं से निश्चित संख्या में जल के अणु के निकलने से बने हुए होते हैं। और निकले हुए जल अणुओं की संख्या हमेशा मोनोसेक्राइड की संख्या से एक कम होती है। दोस्तों अणुओं की निकली हुई जल के अणुओं की निकली हुई संख्या होती है वो मोनोसेक्राइड अणुओं की संख्या से एक कम होगी। इसलिए जल अपघटन के बाद ओलिगोसेक्राइड से मोनोसेक्राइड के निश्चित अणुओं की संख्या प्राप्त होती है। इसलिए दोस्तों जब जल अपघटन हो जाता है तो ओलिगोसेक्राइड से मोनोसेक्राइड के निश्चित अणु की संख्या प्राप्त होती है तथा जल अपघटन में प्राप्त मोनोसेक्राइड के अणुओं की संख्या से एक अणु कम जल का उपयोग होता है। ओलिगोसेक्राइड का पुनः विभाजन जल अपघटन द्वारा प्राप्त मोनोसेक्राइड के अणुओं की संख्या पर आधारित होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देता हूं मैं आप लोगों को। इसके अंतर्गत दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट आते हैं जो निश्चित मोनोसेक्राइड के अणुओं से निश्चित जल के अणु के निकलने से बने होते हैं। निश्चित मोनोसेक्राइड मतलब दोस्तों निश्चित संख्या मोनोसेक्राइड और निश्चित संख्या में जल के अणु, और जो जल के अणु निकले हुए होते हैं वो मोनोसेक्राइड के अणुओं की संख्या से एक कम होते हैं। इसलिए दोस्तों जब जल अपघटन हो जाता है उसके बाद ही ओलिगोसेक्राइड से मोनोसेक्राइड के निश्चित अणु की संख्या प्राप्त होती है और जल अपघटन में प्राप्त मोनोसेक्राइड अणु की संख्या से एक अणु कम जल का उपयोग होता है। और फिर ओलिगोसेक्राइड का पुनः विभाजन जो है वह जल अपघटन द्वारा प्राप्त मोनोसेक्राइड के अणुओं की संख्या पर आधारित होता है। इसके बाद दोस्तों आता है पेप्टाइड का बनना। पेप्टाइड कैसे बनता है, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर दोस्तों कॉल आ गया था। देखते हैं पेप्टाइड का बनना, पेप्टाइड कैसे बनता है। तो दोस्तों जो कंडेंसन पोलीमराइजेशन होता है, कंडेंसन पोलीमराइजेशन की भांति, मतलब कंडेंसन पोलीमराइजेशन की जैसे ही दो एमिनो अम्ल अणुओं से जल के अणु निकलने के बाद दोनों एमिनो अम्ल एक दूसरे से बंधित हो जाते हैं। इस प्रकार के एक डाइमर बना लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों यह एक डाइमर बना लेते हैं जिसे डाइपेप्टाइड कहते हैं। और बंध बनने की क्रिया में एक एमिनो अम्ल के एमिनो समूह की क्रिया दूसरे एमिनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह के साथ होती है, जिससे जल के अणु निकलने के बाद एमिनो अम्ल दोनों अणु इस बंध के द्वारा बंधित हो जाते हैं। इस बंध को पेप्टाइड बंध कहते हैं। और डाइपेप्टाइड जो होता है वो दूसरे एमिनो अम्ल अणु के साथ पेप्टाइड बंध जुड़कर ट्रायोपेप्टाइड बनाता है। इस प्रकार कई एमिनो अम्ल अणुओं के पेप्टाइड बंध जुड़ने में पॉलीपेप्टाइड बनता है। तो दोस्तों आप लोगों को पेप्टाइड कैसे बनता है आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर सुनिएगा दोस्तों, जो कंडेंसन पोलीमराइजेशन होता है उसी की तरह दो एमिनो अम्ल अणु जल से एक अणु निकलने के बाद एमिनो अम्ल के दूसरे से बंधित हो जाते हैं। इस प्रकार वह एक डाइमर बना लेते हैं जिसे डाइपेप्टाइड कहते हैं। बंध बनने की क्रिया में एक एमिनो अम्ल के एमिनो समूह की क्रिया दूसरे एमिनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह के साथ होती है, जिससे अणु निकलने के बाद एमिनो अम्ल दोनों
अणु इस बंध द्वारा बंधित हो जाते हैं। इस बंध को पेप्टाइड बंध कहते हैं। और डाइपेप्टाइड जो बंध होता है वह दूसरे एमिनो अम्ल अणु के साथ पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर ट्रायोपेप्टाइड बनाता है। इस प्रकार कई एमिनो अम्ल अणु के पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ने में पॉलीपेप्टाइड बनता है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं प्रोटीन का जैविक महत्व, बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस। प्रोटीन से दैहिक मतलब दोस्तों जो फिजियोलॉजिकल है एवं वह पचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए इनका जीवन में बहुत महत्व है दोस्तों प्रोटीन का। इनका जैविक महत्व निम्न है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा है इनका जैविक महत्व। कुछ प्रोटीन हार्मोन का कार्य करते हैं जो महत्वपूर्ण उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जैसे हार्मोन इंसुलिन प्रोटीन होता है, यह रुधिर शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो हार्मोन के कार्य को नियंत्रित करते हैं, जो महत्वपूर्ण उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करते हैं। जैसे इंसुलिन प्रोटीन होता है, यह दोस्तों रुधिर शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये जीवधारियों के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो जो सभी एंजाइम होते हैं वह प्रोटीन होते हैं और जीवधारियों के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इसके बाद अगला आता है, किण्वन की क्रिया प्रोटीन एंजाइम द्वारा संपन्न होती है। जो किण्वन की क्रिया होती है वह प्रोटीन की एंजाइम द्वारा संपन्न होती है। अगला आता है पॉइंट, कुछ ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन मतलब दोस्तों एंटीबॉडी बनाते हैं। एंटीबॉडी शरीर को इन्फेक्शन से बचाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वाहक का कार्य करते हैं। जो दोस्तों क्रोमोप्रोटीन होता है वो ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है। इसके बाद आता है न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब दोस्तों जो जीन होता है वो पैतृक गुणों का वहन करता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, प्रोटीन जीवधारियों की वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत में भाग लेता है। दोस्तों जो प्रोटीन का जैविक महत्व होता है वह निम्न होता है। तो उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों कुछ कारणवश आप लोगों को ऐसे बताना पड़ रहा है। चलिए एंजाइम के बारे में देखते हैं। एंजाइम जो ग्रीक भाषा के शब्द एनजाइम से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है इन ईस्ट। इन ईस्ट का मतलब होता है दोस्तों ईस्ट के भीतर, क्योंकि अधिकांश एंजाइम ईस्ट के भीतर ही पाए जाते हैं। सर्वप्रथम समनर जेम्स बी समनर 1926 ईस्वी में और जैकबीन द्वारा यूरिएज नाम का एंजाइम को सफ़ेद रवे के रूप में प्राप्त किया गया था। दोस्तों जो सर्वप्रथम समनर और जैकबीन द्वारा यूरिएज नामक एंजाइम को सफ़ेद रवे के रूप में प्राप्त किया गया था। सन 1930 से 1940 तक बारवर्ग और उनके शिष्यों ने निरंतर परिश्रम के बाद बहुत से एंजाइम को शुद्ध क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार प्राप्त एंजाइम के रवे के अध्ययन से यह सिद्ध हुआ कि सभी एंजाइम मूल प्रोटीन में होते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को प्रोटीन के जैविक महत्व में बताया कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, और यहाँ पर भी दिया गया है कि सभी एंजाइम मूल प्रोटीन होते हैं। जीवधारियों के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया जैसे ऑक्सीकरण, अवकरण, जल विश्लेषण यदि इत्यादि एंजाइम की उपस्थिति में अधिक सुगमतापूर्वक संपन्न होती है। अर्थात जैव रासायनिक अभिक्रियाओं पर एंजाइम का प्रभाव अकार्बनिक उत्प्रेरकों की भांति होता है, और अकार्बनिक उत्प्रेरक जो है और एंजाइम के उत्प्रेरकी प्रभाव के मूल रूप से यह अंतर है कि अकार्बनिक उत्प्रेरक किसी क्रिया को उच्च तापक्रम पर उत्प्रेरित करते हैं, परंतु उसी क्रिया को एंजाइम कम तापक्रम पर अधिक सुगमता एवं शीघ्रतापूर्वक संपन्न कर देते हैं। एंजाइम प्रोटीन संरचना रखने वाले जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो जीवधारियों के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इसलिए इन्हें जैविक उत्प्रेरक भी कहते हैं। इन्हें विकर प्रेरक जीव किण्वन भी कहते हैं। ये जीवधारियों की जीवित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। दोस्तों जो एंजाइम होते हैं जीवधारियों की जीवित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को दोस्तों समझ में आया होगा। यह जो क्वेश्चन था और जो भी आंसर था मैंने सीरीज से लिया था। सीरीज से लेने का भी कुछ कारण है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।